आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम देखेंगे इटली में फासिस्टवाद के उदय के कारण। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर को मौका मिला। यूरोप भर में इस प्रकार का माहौल क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, ये सारा हमने पहले जिक्र किया। आज हम देखेंगे इटली में फासिस्टवाद के उदय के मुख्य कारण। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली में फासिस्टवाद या फासीवाद का उत्कर्ष हुआ। कैटलबी के शब्दों में प्रारंभ में फासीवाद जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में उदित हुआ, किंतु बाद में वह एक वाद अथवा एक सिद्धांत और एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुआ। यह बात उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था। जर्मनी मित्र राष्ट्रों का विरोधी था। फिर भी इटली में जर्मनी के नाजीवाद की तरह ही फासीवाद का उत्कर्ष हुआ। 1860 ईस्वी से ही इटली के गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इटली के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, किंतु अचानक फासीवाद की धारा ने उसे उखाड़ फेंका, जो कि यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात असंतोष और निराशा के वातावरण में फासीवाद का जन्म हुआ। इसके लिए बहुत सारे उत्तरदायी कारण थे, लेकिन मुख्य कारण इस प्रकार से थे। सबसे पहला, पेरिस के शांति सम्मेलन से निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ा था। 1915 ईस्वी में हुए लंदन के गुप्त समझौते के कारण इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। उसे दक्षिणी मोर्चे पर ऑस्ट्रिया का सामना करने का कार्य सौंपा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस की सेना की मदद से जून 1918 में इटली ने ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त किया। इस गुप्त संधि के अनुसार इटली को ट्रेंटिनो, ट्रीस्ट, स्ट्रिया प्रायद्वीप, फ्यूम के अतिरिक्त डोलमेसिया के तटीय क्षेत्र, ब्रेनर के दर्रे तक टिरोल क्षेत्र और अल्बानिया आदि दिए जाने थे। किंतु विल्सन ने इस गुप्त संधि को मानने से इनकार कर दिया। इटली को केवल ट्रेंटिनो, डोलमेसिया के तट पर कुछ भाग एवं दक्षिणी टिरोल से ही संतोष करना पड़ा। फ्यूम, जिस पर इटली निवासी आस लगाए बैठे थे, नहीं मिला। इटली में सर्वत्र कहा जाने लगा, इटली की भावनाओं एवं विजयों पर कुठाराघात किया गया है। फ्यूम न मिलने से जनता में निराशा उत्पन्न हुई, जिसका लाभ उठाकर सितंबर 1919 ईस्वी को डी अन्नूजियो नामक इटली के एक कवि ने फ्यूम पर अधिकार कर लिया। क्योंकि फासिस्ट डी अन्नूजियो के साथ थे, अतः युद्ध के सैनिक फासिस्ट पार्टी में मिल गए। जनता गणतंत्र से नफरत करने लगी थी। इस प्रकार 1919 ईस्वी के शांति सम्मेलन से इटली के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को गहरा धक्का लगा, और यही मुख्य कारण फासिस्टवाद के पनपने में साबित हुआ। दूसरा, युद्धोपरांत आर्थिक असंतोष। युद्ध के बाद पनपा आर्थिक असंतोष। वर्साय की संधि के द्वारा इटली को कुल 90,000 वर्ग मील का प्रादेशिक लाभ हुआ, और उसके फलस्वरूप उसकी जनसंख्या में 16 लाख की वृद्धि हो गई। यद्यपि युद्ध में उसे काफ़ी जन और धन की हानि उठानी पड़ी थी। युद्ध में
उसके 6,50,000 व्यक्ति मारे गए, 10 लाख आहत हुए तथा 12 अरब डॉलर का आर्थिक व्यय हुआ था और 3 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई। इस भारी व्यय के अनुपात में उसे प्राप्त प्रदेश नगण्य थे। इटली पर राष्ट्रीय ऋण बहुत बढ़ गया तथा देश में उद्योग और व्यापार भी अव्यवस्थित हो गए। इटली की मुद्रा का मूल्य 70% कम हो गया, वस्तुओं के मूल्य ऊंचे हो गए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी, बाजार के अभाव में इटली का विदेशी व्यापार भी बहुत कम हो गया। इसी कारण इटली के लोग कहते थे, युद्ध में तो उसने विजय प्राप्त की परंतु शांति को खो दिया। इटली ने ये सभी घटनाएं इस आशा में मोल ली थी कि युद्ध के बाद उसे बहुत लाभ होगा, किंतु युद्ध समाप्ति के बाद उसे कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ। तो ये आर्थिक कष्ट जनता को बुरी तरह से अखरने लगे। इतिहासकार कैटलबी ने लिखा है कि विश्व युद्ध के पश्चात के कुछ वर्षों में इटली की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी, जिसके कारण पूर्ण अव्यवस्था फैली हुई थी। जनता अब एक ऐसे शक्तिशाली शासन की कामना करने लगी जो उन्हें इन कठिनाइयों से मुक्ति दिलाए और इसका अक्स उन्हें नजर आ रहा था मुसोलिनी में। तीसरा है राष्ट्रीयता पर आघात। राष्ट्रीयता पर आघात 19वीं शताब्दी में यूरोप का प्राय प्रत्येक देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति तथा राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि के लिए साम्राज्य विस्तार करने के प्रयास कर रहा था। अतः इटली ने भी ट्यूनिस पर अधिकार करना चाहा, परंतु 1881 में जर्मनी की प्रेरणा से फ्रांस ने उस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात इटली ने एबिसीनिया पर अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण किया, परंतु एबिसीनिया ने 1896 में अडोवा के युद्ध में इटली को पराजित कर दिया। इस पराजय से इटली के राष्ट्रीय सम्मान को आघात पहुंचा। इस आघात से उभरने के लिए ही वे प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ, किंतु इस बार भी उसे चाहे गए प्रदेशों पर स्वामित्व नहीं दिया गया। अतः इटली के निवासियों में ये मत उभरा कि इन सभी आघातों के लिए इटली की जनतंत्रीय सरकार ही दोषी है। अतः इटली के लोग अब तक ऐसी सरकार चाहते थे जो उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में इटली को सम्मानजनक स्थान दिलवा सके। फासिस्ट दल इटली वासियों की इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रचार कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में फासिस्ट दल को जनता का समर्थन मिला। फिर है हीगेल के सिद्धांतों का प्रचार। हीगेल का जन्म जर्मनी में हुआ था। वह बहुत उग्र विचारक था। वह राज्य को विश्वात्मा अर्थात ईश्वर का पार्थिव रूप मानता था। ऐसा ईश्वरीय राज्य कभी भी गलती नहीं कर सकता था। उसके अनुसार नागरिक तथा राज्य के अधिकारों के मध्य कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के वही अधिकार हो सकते हैं जो कि राज्य उसको प्रदान करता है। मनुष्य राज्य के आदेशों का पालन करके ही उन्नति कर सकता है। हीगेल के इस दर्शन का जेंटिल तथा प्रेजोलिन नामक दो विद्वान इटली में खूब प्रचार कर रहे थे। इस सिद्धांत के प्रचार पर ही इस मत की प्रतिष्ठा हुई कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, सब कुछ इटली के लिए है। हीगेल का सिद्धांत व्यक्ति को राज्य के एकदम अधीन कर देता है। हीगेल के सिद्धांतों में और फासिस्ट दल के सिद्धांतों में काफ़ी समानता थी, जिसका लाभ और प्रोत्साहन फासिस्ट दल को मिला। साम्यवाद का प्रचार। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी को सर्वाधिक सफलता दिलाने का कार्य साम्यवाद के विस्तार, प्रचार एवं प्रसार ने किया। साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से इटली का प्रभु वर्ग, पूंजीपति, जमींदार पूर्णतया डर चुका था।
केटलबी ने भी लिखा है कि इटली का फासिज्म प्रारंभ में साम्यवाद की प्रतिक्रिया थी और उसने एक प्रकार से साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को क्षीण किया, किंतु फासिज्म वास्तव में इससे अधिक कुछ और था। महायुद्ध के बाद इटली में असंतोष और निराशा का वातावरण छाया हुआ था। ऐसे वातावरण में मार्क्सवाद और संघवाद ने के उदय से किसानों तथा मजदूरों में उग्र राष्ट्रीयतावादी भावना का प्रादुर्भाव हुआ और इटली में साम्यवाद का असर दिखने लगा। इटली के साम्यवादी रूस के बोल्शेविकों की भांति किसानों और मजदूरों के सहयोग से क्रांति करवाकर इटली में सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना का स्वप्न देखने लगे थे। देश में कई प्रकार के समाजवादी दल स्थापित हो गए थे। नवंबर 1919 ईस्वी के संसद के चुनाव में समाजवादियों को 156 स्थान प्राप्त हो चुके थे, किंतु इटली साम्यवादी नहीं हुआ क्योंकि फासिस्ट दल ने अपने आप को साम्यवाद का कट्टर विरोधी प्रमाणित कर दिखाया था। सरकार की अकर्मण्यता। इटली की जनता वर्साय की घोर विरोधी थी। इसके साथ साथ जनता में बेकारी भी बढ़ती जा रही थी। फलते जनता में बहुत असंतोष था, परंतु तत्कालीन सरकार ने इस असंतोष को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। जनता की सामूहिक निर्धनता के कारण देश में समाजवादी दल की बहुत उन्नति हुई। 1919 के निर्वाचन में इसको चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में 1/3 स्थान प्राप्त हुए। समाजवादी लोग किसानों तथा मजदूरों को जमींदारों से जमीन छीनकर उसको परस्पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। 1920 तक इन्होंने 100 कारखानों पर अधिकार कर लिया और वे स्वयं उनको चलाने लगे। इस प्रकार समाजवादियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। फलते जून 1921 में जियालिटी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इससे फासिस्टों को अपना विकास करने का पूरा अवसर मिल गया। उक्त परिस्थितियों ने फासीवाद को पनपने में पर्याप्त मदद की। भाग्य से उसे मुसोलिनी जैसा नेता मिल गया जिसने इटली में फासिज्म की पताका फहराई और इटली में 1922 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक फासीवाद का ही बोलबाला बना रहा। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये थे कौन, फासिस्ट कौन थे? इस संगठन में बहुत से लोग तो युद्धों में लड़ चुके सैनिक थे, जिन्होंने युद्ध से लौटकर देखा कि मुनाफाखोर व्यक्ति धनवान हो रहा है, कीमतें बढ़ रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, नौकरियों का मिलना लगभग असंभव हो गया है। इनमें बहुत से उग्रवादी और साम्राज्यवादी भी थे जो इस बात से नाराज थे कि इटालियन लोगों को शांत संधियों में उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ जितना कि उन्हें युद्ध के पूर्व वचन दिए गए थे। कुछ सैन्यवादी थे जो अपेक्षाकृत बड़ी सेना तथा अधिक राजनीतिक प्रभाव चाहते थे। कुछ लोग इसलिए फासिस्ट बन गए क्योंकि वे इटली की युद्धोत्तर गड़बड़ियों के लिए घूसखोर निकम्मी संसदीय सरकार को दोषी ठहराते थे, जिसका अध्यक्ष राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय था। फासिस्ट आंदोलन के समर्थकों को अधिकांश धन व्यवसायियों और जमींदारों से प्राप्त होता था क्योंकि वे साम्यवाद की आशंका से डरे हुए थे। वे इटली के असंतुलित बजट, सस्ती कागजी मुद्रा, घटते विदेशी व्यापार से चिंतित थे। फासिस्टवाद संपत्ति के अधिकारों की रक्षा का प्रबल राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवाद का सब विरोधियों के दमन का और एक दलीय अधिनायक तंत्र का पृष्ठपोषक था। तो इस प्रकार से फासिस्टवादी लोग, फासिस्टवादी दल को मौका मिला। ये विभिन्न कारण थे और इनका नेता बेनिटो मुसोलिनी था जो 1922 से 44 तक इटली का डिक्टेटर रहा, लेकिन इसका भी अंत होना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इटली में ये सरकार भी जाती रही। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।